नमस्कार, संसद टीवी में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं संसद के दोनों सदनों में आज हुई कार्यवाही पर हमारा विशेष कार्यक्रम सदन दिन भर। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। सबसे पहले नजर संसद में आज हुई कार्यवाही की सुर्खियों पर। संसद ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए 2022-23 के बजट को दी मंजूरी। 1,42,000 करोड़ के बजट और संबंधित विधेयकों पर चर्चा कर राज्यसभा ने लोकसभा को लौटाया। सरकार ने 2023-24 तक हवाई यातायात को लगभग 30 गुना बढ़ाकर 40 करोड़ करने का रखा लक्ष्य। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, 2 नई एयरलाइंस जेट और आकाशा जल्द शुरू करेगी सेवाएं। ईंधन की कीमतों पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के विरोध प्रदर्शन से दोनों सदन बाधित। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि नियम 267 के तहत इस मुद्दे पर नहीं हो सकती चर्चा। और शहीद दिवस पर संसद ने स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दी श्रद्धांजलि। क्रांतिकारियों के सम्मान में संसद के दोनों सदनों में रखा गया मौन। और सदन दिन भर की शुरुआत राज्यसभा में हुई आज की कार्यवाही से। राज्यसभा में हुई चर्चा और लोकसभा को लौटाए जाने के साथ संसद ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए 2022-23 का 1,42,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने संबंधित विधेयकों पर चर्चा कर उन्हें लोकसभा को लौटा दिया है। लोकसभा ने 14 मार्च को विधेयकों को पारित किया था। विनियोग विधेयकों को धन विधेयकों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें राज्यसभा की स्पष्ट सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। उच्च सदन केवल विधेयक पर चर्चा करता है और उसे लोकसभा को लौटाता है। जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयकों पर लगभग 4 घंटे की चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से संबंधित गतिविधियों में कमी आई है और निवेश के लिए एक माहौल बनाया गया है। There's been a 33% drop in infiltration, 51 in 2020 versus 34 in 2021. So 33% drop in infiltration, 90% decrease in ceasefire violations, 937 in 2020 versus 98 in 2021. 61% decline in terrorism related incidents, where in 2020 we had 244, in 2021 we've had 229. 80% decline in abductions by terrorists. Again, abductions in 2020 were 10 and in 2021 are just 2. 33% decline again in number of police and security personnel who were martyred. 63 it was in 2020 versus 42 it was in 2021. And number of active terrorists from 222 on as of 1st January 2021 to a reduction and coming down to the figure of 188 in January 1st 2022. So there was no incident of weapon snatching in 2021 and even in 2022 as far as now. So if these are showing decline in those kind of activities which have troubled the J&K for a very long time, post Article 370 removal and in 2021 in particular, this is the statistics which I would like to place before this honorable House. So terrorists being neutralized, active terrorists being neutralized is also a very important in this index on the basis of which we assess what prevails in J&K. 180 terrorists, 148 of them being locals and 32 being foreigners, including 44 top commanders were eliminated in 2021. राज्यसभा में आज रेल मंत्रालय के कामकाज पर भी चर्चा हुई। पार्टी लाइन से हटकर सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। सुनते हैं उस चर्चा के कुछ अंश। मान्यवर, औसत वार्षिक पूंजीगत 2019-9 से 14 के दौरान 45,914 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष रेलवे पर व्यय होता था, जिसे 14 से 21 तक बढ़ाकर 1,14,000 करोड़ प्रतिवर्ष का
परिव्यय निर्धारित किया, खर्च किया गया। माननीय, इतना ही नहीं, 2014 से 2021 तक और 2022-23 के लिए 2,45,000 करोड़ रुपए की उच्चतम पूंजीगत व्यय परिव्यय आवंटित किया गया है रेलवे के लिए। मान्यवर, जो रिकॉर्ड है अब तक कि 2,45,000 करोड़ का परिवहन रेलवे के लिए इस 22-23 के बजट में निर्धारित किया गया है। इसके लिए माननीय मैं रेल मंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री को, प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। 212 में हमने पीर पंजाल की 11 किलोमीटर से लंबी सुरंग बनाकर जम्मू कश्मीर को रेल से जोड़ा। मैं खुद भी गया था एक 11 किलोमीटर का सुरंग ये करते हुए। और जम्मू तवी उधमपुर लाइन 13 अप्रैल 2005 को पूरा किया, उसका भी क्रेडिट आप ले रहे हैं। बारामुल्ला से काजीगुंड लाइन 28 अक्टूबर 2009 को पूरी हुआ। वैष्णव देवी यात्रा के लिए कटरा तक रेल पहुंचाने का काम भी हमने किया। और नॉर्थ ईस्ट की ज्यादातर प्रोजेक्ट्स यूपीए की देन है। The opening of a new railway line from Tanjavur to Pudukkottai, the survey for which had been completed and submitted by the British just before independence. Even few years back, a survey was done again, but it was shelved. If it is completed, around 60 kilometers will be reduced from Rameshwaram to Chennai in main line, and also the fuel cost. This long-standing request of passengers from Rameshwaram is not only from Tamil Nadu, it's from all over India, because people visit from all over India to that place. And main demand is always rising from 1984 onwards, when I was Deputy Speaker in the Lok Sabha, when Madhav Sindhya was Railway Minister at that time. A newer railway line between Jolarpet and Bangalore via Hosur, Bargur and Krishnagiri has been our demand for several decades. This has been surveyed many times, but it has to come to the force, already announced. I hope that it will come, sir. I want to request the Railway Minister. Sir, government has announced 400 Vande Bharat trains. I would like to request, Kerala requires, people want fast mode of travel. Kerala requires fast mode of travel. At present, the double lining is going on. I would request that the railway be pleased to sanction a third railway line. सरकार ने पहली बार शिक्षा पर बजट का 1 लाख करोड़ से ज्यादा बढ़ाया है। प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को जल्द से जल्द सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। The total GDP, percentage of GDP from 4.07 to 4.39 we have come. But at the same time, we have not given a long jump only, we have given a hop step jump. Regarding our spending of budget in education sector, it is for your information, that is a percentage of GDP, we are much higher than China, if we consider about the BRICS countries, but definitely, because with our honorary leadership, our Prime Minister Shri Narendra Modi, in this year, will achieve further in a better way. बुधवार को उच्च सदन में शून्यकाल बाधित रहा। ईंधन की कीमतों में वृद्धि पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी दलों की नारेबाजी के बीच राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सभापति ने स्पष्ट किया कि उन्होंने विपक्ष द्वारा दिए गए नोटिस पर विचार किया, लेकिन नियम 267 नोटिस के तहत इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की जा सकती। So that means you are not interested in other public issues. What can I do? What is all this? What is all this? Let the names of the people who are carrying this placards be put in the bulletin and be released to the public for information. The house is adjourned to meet at 12 noon. और सदन दिन भर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे लोकसभा में आज की कार्यवाही से जुड़ी खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सदन दिन भर में। अब नजर डालते हैं लोकसभा में हुई आज की कार्यवाही से जुड़ी खबरों पर। बजट सत्र के दूसरे चरण में लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेट्रोल, डीजल और घरेलू रसोई गैस (एलपीजी) की कीमतों में वृद्धि और बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की। गतिरोध के कारण सदन की कार्यवाही आरंभ होने के करीब 40 मिनट के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद नागर विमानन मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर हुई चर्चा का जवाब मंत्री ने दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देश की आजादी के संग्राम में महान सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को याद किया और सदन ने कुछ पल मौन रखकर उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। आजादी के 75वें वर्ष के इस प्रेरणा काल में ये क्रांतिकारी न केवल हमारे लिए असीम प्रेरणा के स्रोत हैं, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में हमारे भविष्य के पथ प्रदर्शक भी हैं। मैं इन अमर शहीदों को सदन की ओर से और पूरे देश की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माननीय सदस्यगण, आज हम इन अमर शहीदों के साथ साथ उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद कर रहे हैं जिन्होंने हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया और एक स्वाधीन सशक्त राष्ट्र की नींव रखी। लोकसभा में आज नागर विमानन मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज यह क्षेत्र महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत का एक बहुत लंबा और गौरवशाली इतिहास नागर विमानन क्षेत्र का रहा है। बहुत अरसे से हम लोग इस क्षेत्र में वर्ल्ड लीडर्स रहे। पहली एविएशन कंपनी की हम बात करें, पहले हमारे पायलट्स की हम बात करें, पहले हमारे एंटरप्रेन्योर्स की हम बात करें, और खास करके जैसे महुआ जी ने कल कहा कि महिलाओं का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान, और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि योगदान नहीं, लेकिन महिलाओं का एक नेतृत्व इस क्षेत्र में सदैव रहा है, सदियों से। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में भी मुझे खुशी हो रही है सदन को सूचित करते हुए कि जहां विश्व भर में हर देश में केवल 5% पायलट्स महिलाएं हैं, वो केवल भारतवर्ष है जहां हमारे देश के पायलट्स में से 15% हमारी महिला पायलट्स। ये महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण है, महिला नेतृत्व का एक बेहतरीन उदाहरण है। विनिवेश के सवाल पर सिंधिया ने कहा कि विनिवेश और पट्टे की व्यवस्था में काफी अंतर है। जिन 6 हवाई अड्डों की बात हो रही है उन्हें पट्टे की व्यवस्था के आधार पर दिया गया है। कई मुद्दे उठाए गए थे विनिवेश के आधार पर कि ये सरकार विनिवेश की स्ट्रैटेजी पे चल रही है, और मैं थोड़ा आश्चर्यचकित था और कुछ आंकड़े आपके समक्ष में पेश करना चाहता हूं बड़े विनम्र पूर्वक कि जो लोग विनिवेश की स्ट्रैटेजी को अटैक कर रहे थे, जब ये विनिवेश नहीं है, ये लीज स्ट्रक्चर है, तब भी जो बाकी डिपार्टमेंट्स में जो विनिवेश चल रहा है उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। 91 से 93 में जो सरकार भारत में थी, उस सरकार ने 3000 करोड़ रुपए का विनिवेश का प्रोग्राम चलाया था, और भारत सरकार के नवरत्न भारत सरकार के नवरत्न, देखिए अध्यक्ष महोदय, चट भी मेरी पट भी मेरी, ये तो नहीं चलने वाली। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, HPCL, गेल, क्या ये सारे नॉन स्ट्रेटेजिक हैं? नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो सिर्फ सरकार के भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए, हमें इसके लिए निजी क्षेत्र को भी साथ लाने की जरूरत है।
ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स में 42 नए एयरपोर्ट्स हम लोग स्थापित करेंगे 25,620 करोड़ रुपए से, और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स 2025 तक 3 नए एयरपोर्ट्स होलोंगी, हिरासर और धोलेरा, 3 नए एयरपोर्ट 3,500 करोड़ का, मतलब एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अकेले 28,980 करोड़ रुपए का निवेश करेगा नागर विमानन क्षेत्र के एयरपोर्ट्स के अधीन। इसी के साथ मैं मानता हूं कि आज देश में केवल सरकार अपने आप आगे नहीं बढ़ सकता, निजी क्षेत्र को भी हमें साथ में लेना होगा, और निजी क्षेत्र से भी हमने एक प्लान बनवाया है। ग्रीनफील्ड के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के 4 एयरपोर्ट्स बनेंगे, मोपा, नवी मुंबई, जेवर और भोगापुरम। 30,664 करोड़ रुपए का निवेश ग्रीनफील्ड के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाएगा, और ब्राउनफील्ड के क्षेत्र में 7 नए एयरपोर्ट्स की विस्तारीकरण की जाएगी, जिसमें दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, लखनऊ, मैंगलोर, गुवाहाटी और अहमदाबाद, कुल मिलाकर 34,000 करोड़ रुपए का निवेश ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट्स में मिलाकर, मतलब एयरपोर्ट्स अथॉरिटी और निजी क्षेत्र को मिलाकर अध्यक्ष महोदय 1 लाख करोड़ रुपए का करीब करीब निवेश का प्रोग्राम है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को लोकसभा में सरकार से आग्रह किया कि कोविड-19 के कारण लंबे समय से बंद स्कूलों के खुलने के बाद अब मिड डे मील की व्यवस्था फिर से आरंभ की जाए, ताकि बच्चों को गर्म और पका हुआ पौष्टिक भोजन मिल सके। जैसे जैसे बच्चे स्कूलों में वापस आ रहे हैं, उन्हें और भी बेहतर पोषण की आवश्यकता है। यही नहीं, मिड डे मील से उन बच्चों को वापस स्कूल लाने के भी मदद मिलेगी जो इस महामारी के दौरान स्कूल छोड़ चुके हैं। अध्यक्ष जी, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 के अनुसार हाल के वर्षों में 5 वर्ष से कम आयु के वो बच्चे जो बेहद कमज़ोर है, उनका प्रतिशत 2015-16 की तुलना में बढ़ा है। यह चिंताजनक है और इसे रोकने के लिए सरकार को हर संभव प्रयास करना चाहिए। भाजपा के सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। कुछ दिन पहले टीएमसी के एक उप प्रधान, डेप्यूटी पंचायत प्रधान का मर्डर हो गया था। उसका बदला लेने के लिए 5 घरों को जला दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, लोग उस जलते हुए घर से बाहर ना आ पाए, इसलिए बाहर से घर के दरवाजे को ताला चाबी से बंद कर दिया गया, और 10-12 लोग, उनमें बच्चे भी हैं और सभी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, सबको जलाकर राख कर दिया गया और पूरी मानवता वहां रोती रही। सिर्फ ये नहीं, वहां के गांव वाले बोल रहे हैं 20 लोग लापता है। गांव वाले बोल रहे हैं पुलिस के सामने ये कांड किया गया। सर, आपके माध्यम से मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, लास्ट 1 हफ्ते में पूरे पश्चिम बंगाल में 26 पॉलिटिकल मर्डर हुए हैं। इन 13 को पकड़ ले तो पूरे पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। वहीं साल 2022-23 के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदानों की मांगों पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के सांसद एंटो एंटोनी ने की। चर्चा में भाग लेते हुए बिहार से सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि देश के निर्यात पर ध्यान देने की बेहद जरूरत है। इनमें एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए अच्छी राशि यानी 3,671.50 करोड़ है। इससे कृषि क्षेत्र के निर्यात पर भी बल मिलेगा। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर 1,500 करोड़ का बजट है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का
बिहार की ओर ध्यान दिलाना चाहूँगा। बिहार बड़े आबादी वाला राज्य है, वहाँ औद्योगिक क्रांति में काफ़ी पिछड़ा हुआ है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बिहार में भी एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप घोषणा करें। जब तक आप बिहार को आगे नहीं ले जाएंगे, देश आगे नहीं जा सकता है। सभी क्षेत्रों में बिहार का काफ़ी योगदान रहा है। मेक इन इंडिया पर भी आप 1538.4 करोड़ रुपए की बात किए हैं, इसके तहत भी बिहार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के कार्ति चिदंबरम ने कहा कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन कोरोना काल में 67% एमएसएमई की हालत चरमरा गई है। The Indian economy has suffered from 3 self-inflicted wounds and 1 external factor. The 3 self-inflicted wounds are demonetization, a faulty implementation of the GST, and an unplanned lockdown without any safety net for all those who suffered. The external factor which has just come upon us right now is, of course, the war situation in Ukraine, between Ukraine and Russia. All this affects the Indian economy. But this government is blind to that because they are riding a boastful tide which is whipped up by a tornado of sentiments which is far divorced from reality. 67% of all MSMEs, which is really the backbone of the Indian industry, have suffered during the lockdown. 50% of them have had a drop of minimum of 25% of revenue. 11,000 MSME owners have committed suicide. 17,000 self-employed people have committed suicide because of the condition of the economy. Let the minister not think that I'm only gloom and doom about what's happening in the country. There are some bright spots. One particular person's wealth has increased $21 billion in this period, and you should be really proud about that. वहीं चर्चा में भाग लेते हुए बीजेपी के सांसद रतन लाल कटारिया ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आजादी के इस अमृत महोत्सव में भारत दिन रात आगे बढ़ रहा है। कोविड के पश्चात चाइना की साख दुनिया के अंदर और गिरी है। आज दुनिया के बहुत से देश चाइना की मार्केट से अपना पेंडा छटवाकर भारत की ओर आना चाहते हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भारत के लिए एक बहुत शानदार अवसर है कि भारत दुनिया के देशों के साथ बातचीत करके अपने व्यापार क्षेत्र को बढ़ाए, अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाए। उसके लिए भारत सरकार नई नई योजनाएं भी बना रही है, जैसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स जो चलाई गई है, जो 1,97,000 करोड़ रुपया खर्च करके हम देश के जो डिफरेंट उद्योग हैं उनको बढ़ावा देंगे। और सदन दिन भर में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।